नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल गरकार चक्रा में। आज आदरणीय उत्तरा दीदी बाधक भाव से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो ज्योतिष में बहुत उपयोगी है वो हम सबको शेयर कर रही हैं, हमें सिखा रही हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, विशेषकर जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से ग्रसित होते हैं उनके लिए ये उपयोगी वीडियो है। तो आप सभी के सहयोग से मैं आदरणीय उत्तरा दीदी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। ये विषय एक्चुअली मैं बहुत दिनों से लेना चाह रही थी कि बाधक भाव और बाधक ग्रह। अक्सर हमने सुना है कई विद्वान लोग या पंडित लोग चर्चा करते हैं कि मेरे तो या उसके तो बाधक भाव के ग्रह की दशा चल रही है, इसलिए उसका कोई काम नहीं बन रहा है। तो इस विषय में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बाधक का मतलब बाधा पहुंचाने वाला मानकर हर विषय में, हर फल में बाधा पहुंचाएगा ऐसा मान लिया जाता है, जबकि इसका उत्तर ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बाधक भाव कौन कौन से होते हैं और बाधक भाव का असली अर्थ क्या है। बाधक भाव जो है लग्न के स्वभाव के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं, ना कि चंद्रमा राशि से। लग्न राशि से डिसाइड होता है बाधक, जो हमारी लग्न होती है। और लग्न में भी हमारे विभिन्न तरह के जो है विभाजन किए हुए गए हैं, चर लग्न, स्थिर लग्न और द्विस्वभावक लग्न। उनके हिसाब से जो है बाधक भाव हमारे यहाँ डिसाइड या निश्चित किए गए हैं। जैसे चर लग्न है किसी की, लग्न पर चर राशि है 1, 4, 7 या 10 में से कोई भी राशि, मेष राशि हो लग्न पर, कर्क राशि हो, तुला हो या मकर हो, तो ये चर लग्न वाली कहलाती है। इनके लिए जो बाधक भाव होता है वो एकादश भाव होता है। उसके बाद आती हैं स्थिर लग्न वाली राशियां, वो हैं 2, 5, 8 और 11, अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। यदि ये इनमें से कोई भी राशि लग्न पर होती है तो वो स्थिर लग्न कहलाती है और इनके लिए बाधक भाव होता है नवा भाव। अंत में आती है द्विस्वभावक राशियां, यदि वो लग्न पर होती हैं 3, 6, 9 और 12, मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये द्विस्वभावक राशियां कही गई हैं। यदि ये किसी के लग्न पर हैं तो उसके सप्तम भाव जो है वो बाधक भाव कहलाता है। यहाँ पर हम बाधक भाव को लंबे अर्थ में नहीं लेना है कि बाधा पहुंचाने वाला। यहाँ केवल बाधक भाव का अर्थ होता है स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देने वाला। यदि व्यक्ति बीमार होता है और बाधक भाव से जुड़े हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा चलती है, रोग स्थान के भाव से जुड़े हुए ग्रह की दशा अंतर्दशा चलती है, तो व्यक्ति शीघ्र ठीक नहीं होता। बाधक भाव का स्वामी उसे ठीक नहीं होने देता। ये तो हो गई बाधक भाव से जुड़े हुए ग्रहों की बातचीत। इसके अतिरिक्त इन भावों में जो भी फल हमें दिए जाते हैं, मतलब कि सप्तम भाव है तो शादी का है, नवम भाव है तो भाग्य का है, उच्च शिक्षा है, लंबी यात्रा है, और एकादश भाव है तो हर तरह की मनोकामना पूर्ति का भाव है। उसको खराब नहीं कह सकते, तो वो हर तरह की मनोकामना पूर्ति में आपकी मदद करेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी, तब ये भाव हमें कुछ नहीं कर सकता, हमें कुछ फायदा नहीं पहुंचाएगा। तब हमें स्वस्थ होने के लिए केवल पंचम भाव को ही देखना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो भी ग्रह इन भावों में स्थित होते हैं, अगर किसी का सप्तम भाव बाधक भाव है तो सप्तम भाव में जो भी ग्रह होते हैं वो भी बाधक ग्रह बन जाते हैं। वो भी अपनी दशा अंतर्दशा में इसी प्रकार स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बढ़ाने में मदद करते हैं, अर्थात उनको ठीक नहीं करते, बल्कि वो उसकी दशा अंतर्दशा में चलती रहती हैं। इसी प्रकार नवम भाव के स्थित ग्रह जो रहते हैं वो भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं और रोग अथवा बीमारी में, सुधार में कोई साथ नहीं देते, बिल्कुल भी। बल्कि जैसे अपन भाग्य से कहते हैं कि भाई भाग्य भाव साथ देता है तो सब कुछ बढ़िया हो जाता है, वैसा स्वास्थ्य के संबंध में अगर वो बाधक है तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसी प्रकार 11th हाउस जो मनोकामना पूर्ति का भी है, 12वें भाव का भी व्यय भाव है, अर्थात अस्पताल से मुक्ति का भी है। अगर 12वें भाव को हम हॉस्पिटल मानते हैं, उस मामले में 11वां भाव भी यदि
चर लग्न वाले का बाधक है तो वहां स्थित ग्रह भी हमें कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि व्यक्ति यदि अपनी आयु पूर्ण कर चुका है और उसकी अब मारक दशा ग्रहों की महादशा चल रही है तो उस व्यक्ति के बाधक भाव से जुड़े हुए जो ग्रह हैं और उसके स्वामी हैं वो उसको मृत्यु तक ले जाते हैं, मतलब इतने खतरनाक साबित होते हैं। अगर उसकी आयु है और अन्य ग्रह जो है लग्नेश बलवान है, पंचमेश बलवान है, तो वो बीमार होकर ठीक हो जाता है। लेकिन यदि उसके मार्केश की चल रही होती है दशाएं, अंतरदशाएं अकारक ग्रहों की, तो बाधक भाव के स्वामी या वहां स्थित ग्रह बहुत बुरा ही प्रभाव छोड़ते हैं और मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तब जो है लाभ या मनोकामना पूर्ति या भाग्य हमारा किसी भी तरह से साथ नहीं देता। और सप्तम भाव को तो हम वैसे भी मारक मानते हैं, तो द्विस्वभावक राशियों के लिए, लग्न वाले जातकों के लिए तो सप्तम भाव पूरी तरह से मारक सिद्ध हो जाता है। मारक भी है, उसको केंद्र अधिपति दोष भी है और बाधक भी बन जाता है। तो इस तरह से बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इस मामले में मैं फिर एक बार और कहना चाहती हूँ आपसे कि बाधक भाव और ग्रह लग्न से देखें, चंद्र राशि से ना देखें। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो चंद्र राशि से ही हर एक चीज को देखने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, बिल्कुल हमने माना, और मन से भी आदि बीमारियां होती हैं, लेकिन फिर भी लग्न हमारा शरीर है और शरीर से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं उनको हम लग्न से ही देखें। तो इस तरह से हम लग्न से बाधक भाव देखें और बाधक भाव का अर्थ जो है संकीर्णता से ना समझें कि हर मामले में बाधा पहुंचाना, हर क्षेत्र में बाधा देना, ऐसा नहीं है। केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही वो बाधा पहुंचाते हैं। ऐसा चंद्रिका में भी लिखा हुआ है, बहुत सारे हमारे प्राचीन विद्वानों ने भी ये लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई खोज है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में उत्तर कालामृत है, चंद्रिका है, उसमें भी ये उल्लेख आता है, स्पष्ट रूप से उल्लेख, जातक चंद्रिका है उसमें। अब हम ये एक कुंडली और ले लेते हैं, इससे हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि भाई हम बाधक भाव को किस प्रकार से निरूपण करें। ये कुंडली है 1980 के एक जातक की है। इसके लग्न देख लेते हैं हम। लग्न इसका है कुंभ लग्न है। तो जैसा कि हमने कहा था, यदि लग्न पर स्थिर लग्न की राशि हो, 2, 5, 8 और 11 ये केंद्र पर ही आ जाएंगे चारों, क्योंकि 4 राशियां हैं। तो इसमें कुंभ राशि है, तो इसका जो बाधक भाव है वो नवम भाव है। और नवम भाव में स्थित ग्रह और वहां का स्वामी इसके लिए बाधक भाव कहलाएंगे और बाधक का फल देंगे। तो हमने देखा है कि इसकी जो जन्म हुआ है जातक का, इसका केतु की महादशा में जन्म हुआ है और बचपन में इसके जो है केतु की महादशा ही निकली है केवल 1 साल तक, और उसके बाद इसकी शुक्र की महादशा लग गई थी। अब शुक्र चाहे चतुर्थेश है और भाग्येश दोनों है ना, लेकिन वो बाधक भी है, इस चीज को हम नहीं भूल सकते। तो बचपन में इसके व्यक्ति के पाया गया। और आप एक और चीज देख लीजिए कि शुक्र जो है जिसको हम देखते हैं वो राहु के नक्षत्र में है और राहु 6ठे भाव में है। तो मतलब एक तो बाधक भाव हो गया और दूसरा 6ठे भाव से भी जुड़ गया, दोनों चीजें हो गई, करेला और नीम चढ़ा वाली स्थिति हो गई। तो जब शुक्र में विशेष रूप से शनि की महादशा आई, अंतरदशा आई, अच्छी रही है शुक्र की महादशा, उसको भाग्यशाली साबित किया है उसने, माता पिता दोनों का प्यार मिला है, प्रारंभिक शिक्षा भी बहुत अच्छी हुई है, लंबी लंबी यात्राएं भी उसको दी हैं। बल्कि उसके पेरेंट्स तो ये कहते थे कि इसकी किस्मत से हमने बहुत लंबी लंबी यात्राएं कर ली, बल्कि इसके घर में मतलब कुछ ऐसी चीजें भी आई अनायास ही, लक से, भाग्य से जो आ जाती हैं, जैसे कोई चिट फंड में कोई किट्टी खुल जाना, चेक आ जाना। तो ऐसे बहुत सारे काम इसके, जब ये छोटा था, बच्चा पैदा ही हुआ था, तब बहुत सारे काम हुए। लेकिन जब शनि की अंतरदशा आई और बुध की अंतरदशा आई, उस समय में इसको सीवियर तकलीफ हो गई। मतलब बचपन है वो उसका, जवानी भी नहीं है, छोटी ही उम्र थी, और उस समय उसको जॉइंट से रिलेटेड, मतलब कि यहाँ की वो अपने घर का गेट खोलने में उसकी उंगलियां दुखती थी और फीवर से शुरू हुआ। कितने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन ठीक नहीं होता था वो, और उम्र उसकी उस समय ज्यादा नहीं थी, 15-16 साल या 17 साल की थी, यंग एज में। मतलब जॉइंट्स का, हड्डियों से जुड़ी हुई तकलीफ होना। तो शनि में करीब 2-2.5 साल
चलिए, मतलब कितने डॉक्टरों से, वैद्यों से भी इलाज करवाया है, आयुर्वेदिक दवाई भी उसको दी गई है, मतलब तब जाके उसको थोड़ा सा आराम आया। और आराम भी तब आया जब वो अंतर्दशा उसकी निकल गई, उसके बाद धीरे धीरे आराम आ गया। लेकिन क्योंकि ये चीज जो है थोड़ी सी जॉइंट हड्डियों से रिलेटेड, उसकी कमजोर ही पाई गई है। आप देखिए ना, शनि भी उसका अष्टम में है, लग्नेश भी तो ना केवल वो अष्टम में है, बल्कि शुक्र जो भाई बाधकेश है या बाधक भाव का स्वामी है, उसकी भी दशा चली, प्लस वो राहु के नक्षत्र में है। तो छठा, आठवां, 12वां, लग्न, द्वादश, सारे अकारक भाव एक साथ शनि की अंतर्दशा में इकट्ठे हो गए। अभी भी जब भी शनि का अंतर आता है उसको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन क्योंकि अन्य ग्रह बाधक भाव से जुड़े हुए नहीं है, मतलब अन्य कोई ग्रह ना तो शुक्र के नक्षत्र में है और ना ही बुध के नक्षत्र में भी है। बुध के नक्षत्र में केवल राहु है, और राहु की महादशा अभी आनी है, मंगल की चल रही है। तो उस समय इसको हो सकता है कि राहु की महादशा में अवश्य कुछ तकलीफें हो, लेकिन अभी वर्तमान में जहाँ तक स्वस्थ है और फिट है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि सारे फल उसको मिले, भाग्य भाव से जुड़े हुए लंबी लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा में भी उसका जाने का सब हुआ, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानियां आई वो एकदम चिंतित और हैरान करने वाली थी, इस तरह से क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर ठीक भी हो गई जब दशांतर दशा खत्म। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह एक कंप्लीट वीडियो, एक पूर्ण वीडियो जिसमें सही, सटीक और जो कहते हैं बिल्कुल ऐसी जानकारी जो सभी के लिए लाभदायक है। बहुत सारे भ्रम दूर किया आपने, जो जनरली मैं भी देखता हूँ कि लोग मेरे पास भी आते हैं तो यही कहते हैं कि अरे बाधक भाव की दशा चल रही है, हमारे साथ ये होगा वो होगा। मैं उनसे समझाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, आप चिंता ना करें, केवल और केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उससे हाँ, संबंधित चीजों में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और अगर कहीं थोड़ी सी भी समस्या नजर आए तो डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज सही तरीके से करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो यहाँ आपने जो जानकारी दी है वो बहुत उपयोगी और सटीक है। बहुत अच्छी जानकारी के लिए हृदय से धन्यवाद। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं। जिनको भी कोई शिक्षा या कंसल्टेंसी संबंधित कोई बात करनी है आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया है। इसी के साथ एक बहुत बहुत अच्छे वीडियो के लिए फिर से हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।